अधिकांश लोग इतिहास की प्रमुख घटनाएं जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो कम जानी पहचानी और बिना तार्किक स्पष्टीकरण वाली हैं। आशा की जाती है कि समय के साथ और अधिक शोध किए जाने पर हम इन मामलों के बारे में और जान पाएंगे और कुछ उत्तर आखिरकार मिल जाएंगे। नंबर 20। थेरा का मिनोअन ज्वालामुखी विस्फोट, जिसने एक द्वीप को तबाह कर दिया था, की सटीक तारीख तय करना मुश्किल रहा है। हालांकि वर्तमान अनुमान करीब 1600 ईसा पूर्व है। इस विस्फोट की तिथि निर्धारित करना प्राचीन समाजों पर इसके प्रभाव समझने और अन्य पुरातात्विक खोजों के लिए मलबे की परत जैसे कालानुक्रमिक संकेतक उपलब्ध कराने के लिए बहुत जरूरी है। 2025 के एक अध्ययन ने सटीक वर्ष नहीं बताया, लेकिन विस्फोट का प्राचीन मिस्र की कालक्रम से संबंध साफ किया। 1600 ईसा पूर्व को पहले प्रारंभिक मिस्र साम्राज्य से जोड़ा जाता था और कुछ ने इस विस्फोट के प्रभाव को 1550 ईसा पूर्व के एक बड़े तूफान संबंधी शिलालेख से भी जोड़ा था। मिस्र की घटनाओं को बाहरी घटनाओं से जोड़ना, खासकर कम दस्तावेजीकरण वाली मध्यवर्ती अवधियों में चुनौतीपूर्ण है। शोधकर्ताओं ने 17वीं और 18वीं वर्ष से जुड़ी सामग्रियों और थेरा विस्फोट से मिली वस्तुओं की कार्बन डेटिंग से पता लगाया कि थेरा विस्फोट नए साम्राज्य की वस्तुओं से पहले हुआ था। अध्ययन में सुझाव दिया गया कि 18वीं वंश, जो अहमोसे से शुरू होती है, लगभग 1539 ईसा पूर्व में शुरू हुई थी, न कि 1580 ईसा पूर्व में। इससे तीसरी मध्यवर्ती अवधि लंबी होती है और थेरा विस्फोट इसमें शामिल रहता है। इस प्रकार प्रसिद्ध नव साम्राज्य के फिरौन बाद के मिनोअन समूहों के साथ संपर्क में आए होंगे, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान की हमारी समझ बदल सकती है। सटीक तारीख अज्ञात है, लेकिन अध्ययन पुष्टि करता है कि थेरा विस्फोट अहमोसे के वंश के मिस्र पर शासन शुरू होने से पहले हुआ था। नंबर 19। सदियों से पुरातत्वविदों ने कई अद्भुत अनसुलझी कलाकृतियां खोजी हैं। कुछ ऐसी जगहों पर मिले जहां उनका होना नहीं चाहिए था, और कुछ ऐसे लोगों ने बनाए थे जिनके बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना था। कुछ में श्राप होने की बात कही जाती है, जबकि कुछ पर ऐसे जानवरों और वस्तुओं की छवियां हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पाए हैं, जिससे कुछ लोग मानते हैं कि इन्हें किसी अलौकिक प्राणी या समय के साथ खो चुकी सभ्यताओं ने बनाया। कुछ अवशेष ऐसे हैं जिन्हें प्रेतवाधित या दुष्ट आत्मा के कब्जे वाला माना जाता है। इन रिपोर्टों पर अक्सर संदेह किया जाता है, लेकिन मैनचेस्टर म्यूजियम के मिस्र विंग में कई दर्शक मानते हैं कि वहां का एक अवशेष अपनी ही मर्जी से चलता है। जिस वस्तु की बात हो रही है वह एक मध्य साम्राज्य काल की अंतिम संस्कार की मूर्ति है, जो संग्रहालय में एक कांच के केस में प्रदर्शित है। शुरुआत में इसे प्राचीन मिस्र की सैकड़ों खोजी गई वस्तुओं में से एक समझा गया था, लेकिन एक दिन सब बदल गया। फरवरी 2013 में संग्रहालय के क्यूरेटर कैम्पबेल प्राइस मिस्र अनुभाग में एक टूर ग्रुप का नेतृत्व कर रहे थे, जब उन्होंने कुछ अजीब देखा जो संभव नहीं होना चाहिए था। इस मूर्ति को, जिसे नाप सेनु कहा जाता है, प्राचीन काल में फिरौन के साथ दफनाया गया होता, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अगर उसकी मम्मी नष्ट हो जाए तो यह मूर्ति फिरौन की आत्मा के लिए एक वैकल्पिक ठिकाने के रूप में काम करेगी। यह उल्लेखनीय है कि मम्मी और मूर्ति 1933 में संग्रहालय को दान की गई थी और तब से अलग रखी गई हैं। जिस दिन की बात हो रही है उस दिन प्राइस हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि कलाकृति गलत दिशा में रखी हुई थी और उनके पास इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने संग्रहालय के बाकी कर्मचारियों से पूछा कि क्या किसी ने उसे हिलाया है, लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं किया था। उस खास केस की चाबी कुछ लोगों के पास थी, लेकिन पहले उनसे पूछे बिना कोई भी मूर्ति नहीं हिलाता। उन्होंने केस खोला, मूर्ति को उसकी मूल स्थिति में वापस रखा और फिर से केस को ताला लगा दिया। अगले दिन वह दूसरी दिशा में थी, फिर अगले दिन फिर हिल गई। उन्हें भरोसा था कि इसके पीछे कोई तार्किक कारण होगा, शायद ऐसे कंपन जो वे और उनके मेहमान महसूस नहीं कर पाते थे। पर उसी केस की बाकी कलाकृतियां नहीं हिली थी, जिससे प्राइस हैरान रह गए। क्योंकि संदेह था कि किसी ने उस केस में प्रवेश किया है, इसलिए उस पर एक कैमरा लगाया गया जो हर 1 मिनट में एक फोटो लेता था। तस्वीरों की जांच पर
म्यूजियम कर्मचारी हैरान रह गए कि वह कलाकृति खुद घूम रही थी जबकि बाकी स्थिर थीं। यह सुझाव था कि घूमने का कारण अलग घर्षण हो सकता है, जो संभावित व्याख्या है, लेकिन प्राइस फिर भी संदेह में थे। उन्होंने बताया कि मूर्ति को काफी समय से उसी केस में रखा गया था और पहले कभी नहीं हटाया गया था, जो तब नहीं होता अगर घर्षण को दोषी ठहराया जाता। कई विशेषज्ञों ने इस सिद्धांत पर अपनी राय दी है, लेकिन कोई भी यह समझा नहीं पाया कि जब वह वस्तु पहले पूरी तरह स्थिर रहती थी तो अचानक उसने इस तरह व्यवहार करना क्यों शुरू कर दिया। ये आज भी प्रदर्शनी में रखा हुआ है, जिसे कोई भी देख सकता है अगर वे इतने बहादुर हों तो। नंबर 18। लगभग 200 साल पहले 129 आदमी पौराणिक नॉर्थ वेस्ट पैसेज की तलाश में बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए थे। तब से फ्रैंकलिन अभियान का रहस्य बना हुआ है, जिसे कई ने सुलझाने की कोशिश की है। हालांकि अब एक सामान्य डरावने अंत के बारे में पता चल चुका है, लेकिन इतिहासकारों के लिए यह पहेली अभी भी अधूरी है और कई हिस्से अब भी गायब हैं जिन्हें वे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 में उस पहेली का एक नया टुकड़ा तब मिला जब अभियान से जुड़ी एक अवशेष की पहचान आखिरकार हो गई। फ्रैंकलिन अभियान का लक्ष्य कनाडा के उत्तर में अटलांटिक और पैसिफिक महासागरों को जोड़ने वाला नॉर्थ वेस्ट पैसेज खोजना था। कई लोगों ने इससे पहले इसे खोजने की कोशिश की थी और 1845 में सर जॉन फ्रैंकलिन की बारी थी। वह एरेबस और टेरर जहाजों के साथ उत्तर की ओर गए, लेकिन लौटे नहीं। समय के साथ लापता नाविकों के परिवारों व दोस्तों ने सरकार पर अपनों की तलाश का दबाव डाला। इस अभियान का नेतृत्व फ्रैंकलिन की पत्नी ने किया और बाद में बचाव मिशन भेजा गया। 1859 में एक अभियान ने किंग विलियम द्वीप पर पत्थरों का एक स्तूप खोजी, जिसमें अंदर एक निराशाजनक नोट था। यह संदेश एरेबस के दूसरे कमांडर जेम्स फिट्जजेम्स ने लिखा था। फ्रैंकलिन का निधन हो गया और दोनों जहाज बर्फ में फंस गए। कई सर्दियों बाद पुरुषों ने जहाज छोड़ दिया और ब्लैक रिवर के मुहाने की खोज में बर्फ पर निकल पड़े। समय के साथ उस रास्ते पर और भी शव मिले और स्थानीय इनुइट लोग अधिक जानकारी देने में सक्षम हुए। उन्होंने उन कुपोषित पुरुषों का उल्लेख किया जिन्होंने बचने के लिए मृत साथियों को खा लिया। अवशेषों को दफनाने के बाद 1990 के दशक तक नहीं खोजा गया, जब शोधकर्ता फ्रैंकलिन अभियान की जांच कर रहे थे। वह दो मुख्य समूहों के अवशेष थे जिन्हें सावधानीपूर्वक निकाला गया और अध्ययन किया गया। फिर उन्हें एक स्मारक केर्न में दफना दिया गया। पता था कि वे अभियान में थे, पर उनकी पहचान रहस्य रही। फिट्जजेम्स ने जब किंग विलियम द्वीप पर संदेश लिखा, तब 100 से ज्यादा नाविक जिंदा थे। शायद उनमें से कोई भी बेक नदी तक जीवित नहीं पहुंचा, लेकिन कौन कब गिरा यह अज्ञात था। 1990 के दशक तक डीएनए के अलावा उन लोगों की पहचान के लिए कुछ भी नहीं बचा था। 2013 के एक अध्ययन में अवशेषों से डीएनए लेकर उसे ज्ञात रिश्तेदारों से मिलाया गया। 2021 में पहली बार मेल तब मिला जब एक अवशेष की पहचान जॉन ग्रेगरी के रूप में हुई, जो HMS एरेबस पर एक इंजीनियर थे। अन्य किसी वंशज का डीएनए किसी अवशेष से मेल नहीं खाया, लेकिन इन पहली जांचों के बाद एक नया वंशज पहचाना गया। वे फिट्जजेम्स के दूसरे कजिन थे, 5 पीढ़ी बाद के, और फिट्जजेम्स के परदादा की सीधी पुरुष वंशावली से थे। नए डीएनए की अवशेषों से तुलना की गई और मेल पाया गया। फिट्जजेम्स उस अभियान में उच्च अधिकारी थे, जिससे ये खोज और रोचक हो गई। माना जाता है कि केर्न संदेश उन्होंने मृत्यु से कुछ हफ्ते पहले लिखा था, लेकिन इस खोज को खास तौर पर विचलित करने वाली बात फिट्जजेम्स की हड्डियों पर मिले निशान थे। फिट्जजेम्स के अवशेषों पर साफ था कि मृत्यु के बाद उनका शरीर काटा गया, जबकि जॉन ग्रेगरी के नहीं। उन्हें इसलिए खाया गया क्योंकि सैनिकों को जिंदा रहने के लिए ऐसा करना पड़ा। इससे पता चलता है कि फिट्जजेम्स की मौत के वक्त कुछ लोग जीवित थे। यह पता चला कि पद लोगों को उसे खाने से रोकने के लिए काफी नहीं था। इस खोज से शोधकर्ताओं को अंतिम हफ्तों में बचे लोगों की स्थिति समझने में मदद मिली। फिट्जजेम्स के साथ पाए गए अन्य अवशेषों के रहस्य को सुलझाने का काम
अभी भी जारी है। नंबर 17। कहा जाता है कि बेल बीकर लोग ब्रिटेन में कांस्य युग लाने और शायद स्टोनहेंज के पुनः डिजाइन में मददगार थे, लेकिन इस सभ्यता व उनके जीवन के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। अब डीएनए विश्लेषण के कारण माना जाता है कि बेल बीकर लोग लगभग 2400 और 2600 ईसा पूर्व के बीच ब्रिटेन पहुंचे थे और उनके आगमन ने नवपाषाण काल का अंत कर दिया था। कहा जाता है कि उनके डीएनए ने ब्रिटेन के लगभग सभी मूल निवासियों के डीएनए की जगह ले ली थी, यानी द्वीप के लगभग कोई भी मूल निवासी वहां आज रहने वाले लोगों से जुड़ा नहीं है। यह निष्कर्ष एक अध्ययन से निकला जिसमें इन रहस्यमय लोगों के आने से पहले और बाद में ब्रिटेन में दफन लोगों के डीएनए की तुलना की गई। मुख्य शोधकर्ता प्रोफेसर इयान बार्न्स ने बताया कि उनके आने के बाद दफनाए गए लोगों के अवशेषों में मिले डीएनए और मूल निवासियों के डीएनए में काफी फर्क था, जिससे वहां बड़ी आबादी में बदलाव का संकेत मिला। बेल बीकुल का नाम उनकी खास मिट्टी के बर्तनों की शैली पर पड़ा। लगभग 4500 साल पहले उन्होंने पहले कभी न देखे गए घंटी के आकार के मिट्टी के बर्तन बनाए, जो सबसे पहले वर्तमान स्पेन और पुर्तगाल में मिले। ये शैली यूरोप में जल्दी लोकप्रिय हुई और एक सदी बाद पहली बार ब्रिटेन में देखी गई। हालांकि कोई ठोस कारण नहीं मिला, विद्वानों का सुझाव है कि बेल बीकर लोग प्रवास के दौरान जहां भी गए इस मिट्टी के बर्तनों की शैली साथ ले गए। कुछ 100 वर्षों में और बेल बीकर लोग ब्रिटेन आए और जल्दी ही उन्होंने वहां के मूल निवासियों का डीएनए लगभग पूरी तरह बदल दिया। हमें तो इतना पता है कि वे कैसे दिखते थे। डीएनए विश्लेषण के अनुसार शोधकर्ताओं को लगता है कि उनकी त्वचा, बाल और आंखें हल्की थीं। जब वे यहां आए तब ब्रिटेन के मूल निवासियों की आंखें भूरी, बाल भूरे और त्वचा जैतूनी रंग की थी, जो अब ऐसा नहीं है। ये उस सिद्धांत का समर्थन करता है कि बेल बीकर लोगों की स्थानीय निवासियों से संतान हुई होगी और मूल निवासी धीरे धीरे गुमनामी में खो गए। बेल बीकर लोगों की उत्पत्ति को लेकर पहले माना जाता था कि वे लाइबेरिया से आए थे, लेकिन विशेषज्ञ पूरी तरह निश्चित नहीं है। यह भी कहा गया है कि वे ब्रिटेन आने से पहले यूरोप में शिकारी संग्रहकर्ताओं के साथ मिश्रित हो गए थे, जिससे उनके डीएनए में बदलाव पहले ही हो चुका था। ये सामान्य नहीं है कि एक समूह का डीएनए पूरी तरह से हावी हो जाए और अंततः दूसरे को पीछे छोड़ दे, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि इसके पीछे एक वजह है। उनका मानना है कि शायद महामारी फैली थी और फिर त्रासदी हुई। संभव है बेल बीकर समुदाय उस बीमारी से प्रतिरक्षित थे, लेकिन ब्रिटिश लोग नहीं। इस तरह बेल बीकर समुदाय समृद्ध हुआ, जबकि ब्रिटिश लोग महामारी का शिकार हो गए और उनके डीएनए में वर्षों में कमी आई। यह सुझाव दिया गया है कि उन्होंने स्टोनहेंज और अन्य नवपाषाण स्थलों का उपयोग शुरू किया था और शायद स्मारक के पुनः डिजाइन में भी भूमिका निभाई, लेकिन यह सिद्ध नहीं हुआ है। उन्होंने ब्रिटेन के मूल निवासियों को धातुकला, तीरंदाजी और अपनी विशिष्ट मिट्टी के बर्तनों की शैली से परिचित कराया। अगर इनमें से किसी भी बात को कभी भी निश्चित रूप से सच पाया जाता है तो यह हमारे इतिहास की किताबों को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन फिलहाल हमें इन प्राचीन बेल बीकर लोगों के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। नंबर 16। चीनी विद्वानों ने ऐतिहासिक रूप से अतिथि तारों जैसी खगोलीय घटनाएं दर्ज की। 1408 में ऐसा ही एक चमकीला पिंड लगभग 10 दिनों तक रात के आकाश में मिल्की वे के पास दिखाई दिया। इसका संक्षिप्त विवरण आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए इसकी पहचान करना कठिन बना देता है, जिन्होंने इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाए। ये रहस्य 2025 में तब सुलझा जब इंपीरियल एस्ट्रोनॉमिकल ब्यूरो के सम्राट के लिए 1408 की एक विस्तृत स्मारिका की खोज हुई। इसने वस्तु को न्यानडाओ तारामंडल के पास एक तेल के प्याले जैसे पीले, चिकने और चमकीले दीपक के रूप में वर्णित किया। ये सकारात्मक वर्णन शायद सम्राट को शुभ संकेत देने की जरूरत से प्रेरित था। आधुनिक खगोलविद अब मानते हैं कि यह स्थिर, अपरिवर्तनीय वस्तु एक सुपरनोवा थी,
एक ऐसा तारकीय विस्फोट जैसा 1054 में क्रैब नेबुला बनाने वाला विस्फोट था, जिसे चीनी खगोलविदों ने भी दर्ज किया था। 1408 की घटना के अवशेष की अभी पहचान नहीं हो पाई है। वैज्ञानिक क्षेत्र की जांच कर रहे हैं। संभावनाओं में सीके वल्पेकुला भी हैं और इन प्राचीन नोवा और सुपरनोवा की पहचान करना आधुनिक विज्ञान को खगोलीय वस्तुओं के इतिहास और भविष्य को समझने में मदद करता है। नंबर 15। 14वीं-15वीं शताब्दी में स्पेन का प्रतिष्ठित कोर्टे कोर्टेरेल परिवार समुद्रों की खोज के लिए प्रसिद्ध था। गैस्पर और मिगवेल ने अपने पिता जोआओ वास कोर्टेरेल से प्रेम विरासत में पाया। गैस्पर को साहसी माना जाता था क्योंकि वह बचपन से दूर दराज की जगहों की कहानियां सुनता और जल्दी ही नक्शे पढ़ना सीख गया था। 1500 तक अन्य खोजकर्ताओं की खोजों ने उसके साहसिक कारनामों की इच्छा और बढ़ा दी थी, जिनमें नए व्यापार मार्ग, महाद्वीप क्षेत्र और अनदेखी जातियां थीं। गैस्पर को वयस्क होने पर पुर्तगाल के राजा मैनुएल प्रथम ने अन्य खोजकर्ताओं के साथ नए क्षेत्रों की खोज के लिए चुना। अपनी पहली यात्रा में वह शायद ग्रीनलैंड पहुंचा। हालांकि यह सिद्धांत विवादित है। वो कहता था कि जब वे सूखी जमीन पर पहुंचने वाले थे, खराब मौसम ने उन्हें लौटने पर मजबूर किया, पर उसकी योजना थी कि वो और लोगों के साथ फिर लौटे। 1501 में उसने खोजकर्ताओं का बड़ा समूह इकट्ठा कर 3 जहाजों के साथ फिर से यात्रा शुरू की। इलाके में पहुंचते ही बर्फीली हालत ने आगे बढ़ना मुश्किल कर दिया। जहाज बर्फ तोड़ने लायक नहीं थे, इसलिए गैस्पर ने रास्ता बदला और माना जाता है कि उनका समूह न्यू फाउंडलैंड या लैब्राडोर में उतरा। यह अभियान सफल रहा और गैस्पर वहां रहने वाले लगभग 60 लोगों को अपने साथ पुर्तगाल वापस ले आया। रास्ते में कुछ अज्ञात हुआ, जिससे गैस्पर का जहाज नहीं मिला, जबकि बाकी 2 जहाज सुरक्षित पहुंचे। मिगवेल मानने को तैयार नहीं था कि उसका भाई यूं ही गायब हो गया। रोमांच का शौक और जमीन में हिस्से के वादे के कारण उसने गैस्पर की तलाश का फैसला किया। 1502 में उसने नई टीम के साथ 3 जहाजों पर लिस्बन से प्रस्थान किया। वह उसी इलाके में लौटा जहां उसके भाई को आखिरी बार देखा गया था, इसलिए उसे और उसके आदमियों को उन्हीं बर्फीले पानियों से गुजरना पड़ा जिनका सामना गैस्पर और उसके दल ने किया था। यह कोई बड़ी समस्या नहीं साबित हुई क्योंकि वे बिना ज्यादा परेशानी के उस इलाके में पहुंच गए। लेकिन फिर मिगुएल से गंभीर गलती हो गई। उसने तय किया कि तेजी से ज्यादा क्षेत्र कवर करने के लिए तीनों जहाजों को अलग अलग किया जाए। उन्होंने उस साल अगस्त के मध्य में एक निश्चित जगह पर मिलने का तय किया और 2 जहाज वाकई वहां पहुंच भी गए, लेकिन मिगुएले का जहाज गायब हो गया, ठीक वैसे ही जैसे उसके भाई का हुआ था। यह अनुमान लगाया गया है कि उसका जहाज या तो बर्फ के कारण अपूरणीय रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था या फिर किसी तूफान के दौरान डूब गया था। फिर भी कोर्टेरियल परिवार ने हार नहीं मानी। 1503 में वास्को एनएस ने अपने भाइयों की खोज में उसी क्षेत्र में 2 जहाज भेजे, क्योंकि उन्हें उस अभियान में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। और कुछ इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि दोनों भाइयों में से कोई एक या दोनों ने पुर्तगाल वापस न लौटने का फैसला किया और वे इन क्षेत्रों में से किसी एक में लंबा जीवन जीते रहे। लेकिन ये कभी साबित नहीं हुआ और इतिहासकार केवल अनुमान लगा सकते हैं कि कोर्तेरियल भाइयों के साथ सैकड़ों साल पहले क्या हुआ। नंबर 14। मूक युग की ऐतिहासिक फिल्मों का अधिकांश समय के साथ खो गया है। गलत तरीके से संग्रहण, गोदाम में आग लगना और जानबूझकर की गई तबाही, इन सब कारणों से हजारों फिल्में हमेशा के लिए खो गई, जिन्हें अब कभी नहीं देखा जा सकेगा। इन बाधाओं के बावजूद संरक्षणकर्ता और शौकिया लोग ऐतिहासिक फिल्मों की रीलें लगातार ढूंढते हैं। 2024 में इन खोई हुई फिल्मों में से एक और फिल्म को पहली बार बनाए जाने के 1 सदी से भी ज्यादा समय बाद फिर से खोज लिया गया। द हार्ट ऑफ लिंकन 1922 की मूक फिल्म थी, जिसका निर्देशन फ्रांसिस फोर्ड ने किया। फोर्ड जॉन फोर्ड के बड़े भाई थे, जिन्होंने निर्देशन में कई पुरस्कार जीते। फोर्ड भाइयों को अब्राहम लिंकन और सिविल वॉर में गहरी रुचि थी। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति पर कई फिल्में बनाई।
फ्रांसिस ने 1915 में राष्ट्रपति पर एक मूक फिल्म बनाई थी और वर्षों बाद लंबी फिल्म बनाते समय फिर उसी कहानी पर लौटे। द हार्ट ऑफ लिंकन का नाम पहली फिल्म पर रखा गया, जिसे रीमेक किया गया और प्रस्तावना जोड़ी गई। ये फिल्म गृह युद्ध में विपरीत पक्षों में लड़ रहे दो सैनिकों के बारे में थी। यूनियन सैनिक का कॉन्फेडरेट की बहन से प्रेम था, इसलिए बहनोई के पकड़े जाने पर उसने उसे छोड़ने का फैसला किया। इससे यूनियन सैनिक को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जासूस की तरह पेश किया गया। फ्रांसिस फोर्ड ने फिल्म में लिंकन की भूमिका निभाई, जिसमें राष्ट्रपति सैनिक को बचाने पर विचार करते हैं। यह फिल्म 1922 में सिर्फ एक दिन के लिए दिखाई गई थी और ज्यादा लोगों ने इसे नहीं देखा। इसे जल्दी ही भुला दिया गया। फोर्ड ने आगे चलकर और भी कई फिल्में बनाई, लेकिन उन्हें मुख्य रूप से एक अभिनेता के रूप में ही पहचाना गया। वह अपने छोटे भाई के साए में दबे थे। आज मूक युग की फिल्में इतनी दुर्लभ होने का एक कारण वह सामग्री है जिससे उन्हें बनाया जाता था। नाइट्रेट फिल्म बहुत नाजुक होती है और सही परिस्थितियों में न रखने पर बिखर सकती है। इसके अलावा यह सामग्री भी अत्यधिक ज्वलनशील होती है। इससे कई गोदामों में आग लग गई, जिनमें सबसे प्रसिद्ध 1965 का MGM स्टूडियो में लगी आग थी, जिसमें अनगिनत ऐतिहासिक फिल्में नष्ट हो गई। द हार्ट ऑफ लिंकन कैसे खो गया, ये साफ नहीं है, लेकिन केवल एक दिन दिखाए जाने से लगता है कि शुरुआत में इसकी ज्यादा प्रतियां नहीं बनी थीं। ऐसा लग रहा था कि यह फिल्म कभी वापस नहीं मिलेगी, लेकिन 2024 में एक स्टॉक फुटेज लाइब्रेरी में एक इंटर्न ने एक अद्भुत खोज की। डैन मार्टिन फिल्म संरक्षण के छात्र थे और लॉन्ग आइलैंड के हिस्टोरिक फिल्म्स आर्काइव्स में इंटर्न थे। इंटर्नशिप के अंत में उन्हें दान की गई फिल्मों को छांटने स्टोरेज एरिया भेजा गया। उनकी नज़र फिल्म रोलों के एक ढेर पर पड़ी। अपनी उम्र के बावजूद वे अच्छी हालत में थीं और खास लग रही थीं। फिल्म की जांच करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि यह 1922 की खोई हुई फिल्म थी। फोर्ड के बेटे ने फिल्म में सैनिक की भूमिका निभाई। 1915 में कैलिफोर्निया में न होने के कारण उनकी मौजूदगी से साफ हुआ कि यह वही शॉर्ट फिल्म नहीं थी। फिल्म जल्दी डिजिटाइज की गई ताकि वह फिर न खोए। नंबर 13, द सेथ मटीरियल जैन रॉबर्ट्स और उनके पति रॉबर्ट बट्स द्वारा लिखी गई किताब है, जिसमें उनका दावा है कि इसमें सेथ नामक सत्ता के साथ उनकी बातचीत शामिल है, जो अन्य किताबों से अलग है। ये कहानी 1963 में शुरू होती है, जब जेन और रॉबर्ट के मन में एक विचार आया कि वे एक किताब के लिए कुछ शोध करें, जो रॉबर्ट अतीन्द्रिय बोध के बारे में लिख रहे थे। उन्होंने एक ओइजा बोर्ड खरीदी और यह देखने के लिए प्रयोग करना शुरू किया कि इन बोर्डों के बारे में जो अफवाहें हैं वे सच हैं या नहीं। उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। 3 दिसंबर को उन्होंने एक पुरुष आत्मा से बात की, जिसने अपना नाम सेथ बताया। उन्होंने बातचीत लिखनी शुरू की, लेकिन धीरे धीरे जेन को ओइजा बोर्ड के बिना भी सीधे दिमाग में संदेश मिलने लगे। अब बोर्ड की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जेन सीधे रॉबर्ट को संदेश बता सकती थी और वो लिख लेते थे। सेथ ने बताया कि वह शुद्ध ऊर्जा का प्राणी है और अब भौतिक दुनिया में उसकी रुचि नहीं है। उसने कहा कि उसने पृथ्वी पर अपने सभी जन्म पूरे कर लिए हैं और अब वह एक अन्य स्तर पर रह रहा है। इसके अलावा जो जानकारी उसने उस जोड़े को दी वह पहले भी कई लोगों को दी जा चुकी थी, लेकिन हर नई पीढ़ी में वह और अन्य प्राणी अपने संदेश फिर दोहराते हैं। सेठ आधुनिक बोलचाल की भाषा से परिचित लगते थे और जेन का दावा था कि कई बार जब वह सेठ से बात कर चुकी होती थी तो उन्हें याद ही नहीं रहता था कि उन्होंने ऐसा किया है या बातचीत के दौरान शराब पी है। सेठ के कई संदेशों का मुख्य उद्देश्य जेन और दुनिया को सिखाना था कि वे अपने विचारों और विश्वासों से अपनी वास्तविकता बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि पुनर्जन्म वास्तविक है और यह अस्तित्व के मूल सिद्धांतों में से एक है। जहां तक हर व्यक्ति अपनी खुद की वास्तविकता बनाने की बात है, सेठ ने यह समझाया कि यह कैसे काम करता है। व्यक्ति का आंतरिक अहंकार उसकी शारीरिक बनावट और आसपास के वातावरण के लिए जिम्मेदार होता है। उनके अनुभव उनकी अपेक्षाओं, विश्वासों और दृष्टिकोण से तय होते हैं और उनका निर्माण बाहरी अहंकार करता है। संक्षेप में सेठ ने समझाया
कि हर व्यक्ति वही जीवन अनुभव करता है जिस पर वह ध्यान केंद्रित करता है, और ये केवल तब बदला जा सकता है जब वह अपनी अपेक्षाओं और विश्वासों को बदलने का निर्णय लेता है। जेन ने इस पर विस्तार से बताया कि हमारे चारों ओर का भौतिक वातावरण हमारे मन द्वारा बनाया जाता है। इन विचारों को फिर ऊर्जा से भर दिया जाता है जो जन समूह के मन से आती है, और जो घटनाएं हम समूह या व्यक्तिगत रूप से अनुभव करते हैं वे भी इसी तरह विचार और ऊर्जा के माध्यम से बनाई जाती हैं। इसके अलावा सेठ ने दावा किया कि वास्तविकता की कोई शुरुआत या अंत नहीं है, और वादा किया कि जो भी उनका अनुसरण करेगा वह बदली हुई चेतना और ऐसी रोमांचकारी घटनाओं का अनुभव करेगा जिनके बारे में उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। ये सत्र अगले 21 वर्षों तक जारी रहे, जब तक कि जेन का 1984 में निधन नहीं हो गया। जहां बहुत से लोग मानते हैं कि सेठ वास्तव में कभी अस्तित्व में नहीं था, वहीं कई अन्य लोगों को जेन की लिखी किताबों में ज्ञान मिला, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी किताबों ने दुनिया के बारे में सोचने का उनका नजरिया बेहतर तरीके से बदल दिया। नंबर 12। आलू दुनिया भर का एक प्रमुख खाद्य पदार्थ है जिसे दक्षिण अमेरिका से यूरोप लाया गया, और पौष्टिक कंदों ने वहां अकाल कम करने में मदद की। झील टिटिकाका के पास 7000 साल पहले उगाए गए जंगली आलू का विकास वैज्ञानिकों के लिए रहस्य था, क्योंकि ये दो अलग अलग पादप समूहों से जुड़ा लगता था। एक नए अध्ययन ने यह रहस्य सुलझाया है। आलू आनुवंशिक रूप से दोनों बिना कंद वाले एट्यूबेरोसुम पौधों के समूह और टमाटर के समान है, जिसमें भी कंद नहीं होते। शोध में पाया गया कि आलू दोनों से विकसित हुआ। लाखों साल पहले अलग होने के बाद टमाटर और ट्यूबेरोसुम प्रजातियों ने करीब 9 मिलियन साल पहले संकरण किया, जिससे आधुनिक आलू का पूर्वज बना। इस संकर ने अपने माता पिता में न होने के बावजूद कंद बना लिए। वैज्ञानिकों ने पाया कि इस संकर ने ट्यूबेरोसुम से भूमिगत तने की वृद्धि और टमाटर से कंद की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले जीन प्राप्त किए, जिससे पतले तने बड़े गोल आलू बन सके। ये संकरण एंडीज पर्वतों के बनने के समय हुआ था। कठिन माहौल ने कंद को पानी व पोषक तत्व संचित करने का लाभ दिया। इस विकास ने आलू को लाखों वर्षों तक फलने फूलने और विविध रूपों में विकसित होने दिया, जब तक इंसानों ने इसकी खेती कर विषाक्तता घटाई और उत्पादन बढ़ाया। नंबर 11। अगर आप सड़क पर किसी भी अजनबी से पूछे कि उनके अनुसार अमेरिका की खोज किसने की थी, तो 99% लोग क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम लेंगे। हमें स्कूल और इतिहास में यही पढ़ाया गया, लेकिन कुछ स्रोतों के अनुसार सबसे पहले एक वेल्श व्यक्ति महाद्वीप पहुंचा था। सन 1170 में ओवेन ग्विनेद वेल्स के एक औपचारिक काउंटी ग्विनेद के शासक थे, और उन्हें आज भी देश के सबसे बेहतरीन और महत्वपूर्ण राजाओं में से एक माना जाता है। ओवेन और इंग्लैंड के राजा हेनरी द्वितीय के बीच वेल्स की स्वतंत्रता और विस्तार को लेकर कई बार संघर्ष हुआ, क्योंकि हेनरी वेल्स को फिर से इंग्लैंड में मिलाना चाहता था। आखिरकार हेनरी को ओवेन और उनके साथियों ने वेल्स में हराया, जिसमें उस दिन के खराब मौसम ने भी मदद की। 1170 में ओवेन का निधन हो गया, और लगभग तुरंत ही उनके 13 बच्चों के बीच इस बात को लेकर आपसी लड़ाई शुरू हो गई कि सिंहासन पर उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। मैलिक और रेरिड ने तय किया कि वे इस विवाद या परिवार से कोई संबंध नहीं रखना चाहते। वे लंदन डेयरी में एक जहाज पर सवार हुए, और किंवदंती के अनुसार वे बिना किसी निश्चित गंतव्य के पश्चिम की ओर जहाज से निकल पड़े, क्योंकि उन्होंने तय किया था कि वे देखेंगे कि आखिरकार वे कहां पहुंचते हैं। वे अटलांटिक महासागर पार करके अंततः अमेरिकी महाद्वीप पर पहुंच गए। उन्होंने तय किया कि ये खोज अपने लोगों से साझा करनी है, इसलिए मैडक घर लौट आया और लोगों को लाया। वहां पहुंचकर उसने स्थानीय लोगों को अपनी यात्राओं और उस नई दुनिया की कहानियां सुनाई जिसे उसने और उसके भाई ने खोजा था। उसकी कहानियों से प्रेरित होकर कई लोगों ने दूसरी यात्रा के लिए नाम लिखवाया, और 1117 में वे लंडी द्वीप से चले। कहा जाता है कि वो समूह अमेरिका लौटा और अल्बामा के मोबाइल बे में उतरा। फिर वे अल्बामा नदी की ओर बढ़े और रास्ते में कुछ पत्थर के किले बनाए। स्थानीय अमेरिकी जनजातियां आज भी इसके बारे में बात करती हैं, और उन्होंने पुष्टि की है कि ये किले श्वेत लोगों द्वारा बनाए गए थे। हालांकि ये कभी साबित नहीं हुआ कि ये मैडॉक और उसके नाविकों का समूह था, लेकिन
इतिहासकारों ने पुष्टि की है कि इन संरचनाओं की बनावट वेल्स के कॉन्वी काउंटी बरो में स्थित कैसल डोलविथ एलन से काफी मिलती जुलती है। इन संरचनाओं की तारीख कोलंबस के महाद्वीप आने से पहले की है, इसलिए कई लोग मानते हैं कि असली खोजकर्ता मैडॉक था। ना तो मैडॉक, ना रेरिड और ना ही उनके किसी आदमी को फिर कभी देखा गया, और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि उन्होंने अमेरिका में ही रहने का फैसला किया, जहां वे एक स्थानीय जनजाति का हिस्सा बनकर रहने लगे। नंबर 10। आज ये व्यापक रूप से जाना जाता है कि बुबोनिक प्लेग, जिसने मध्य युग में यूरोप को तबाह किया, चूहों के पिस्सुओं से फैला था। हाल के वर्षों में पुरातत्वविदों ने पता लगाया कि प्लेग फैलाने वाला बैक्टीरिया हजारों साल पहले भी इंसानों को संक्रमित कर चुका था। कांस्य युग की इस बीमारी का फैलना और भी रहस्यमय है। नई रिसर्च ने शायद उस सवाल पर रोशनी डाल दी है। करीब 4000 साल पहले नवपाषाण काल के अंत और कांस्य युग की शुरुआत के समय यूरोप और एशिया में कई बदलाव हो रहे थे। पशुपालन शुरू हो गया था और जंगली घोड़ों को पालतू बना लिया गया था। कुछ सबसे प्राचीन शहर उभरने लगे थे और यूरोपीय आबादी में पूर्वी स्टेपी क्षेत्रों से नया डीएनए आना शुरू हो गया था। पर जब बदलाव हो रहा था, एक बीमारी दोनों महाद्वीपों में फैल रही थी। वैज्ञानिक अब भी नहीं जानते कि इसका असर कितना अहम था। संभव है यह बीमारी फ्लू जैसी थी, न कि 2000 साल बाद आई महामारियों जैसी। वैज्ञानिक जानते हैं कि यह बीमारी पूरे भूभाग की अलग अलग आबादियों में दिखाई दी थी। चौथी और तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मोड़ पर लगभग 1000 व्यक्तियों के दांतों के डीएनए विश्लेषण में यर्सीनिया पेस्टिस के निशान मिले, वही बैक्टीरिया जो जस्टिनियन प्लेग और ब्लैक डेथ में पाया गया था। लेकिन हजारों वर्षों में इसमें कुछ महत्वपूर्ण विकास हुए। कांस्य युग के दांतों में मिले बैक्टीरिया पिस्सुओं में जीवित नहीं रह सकते थे। 1600 के दशक में यूरोप में फैली प्लेग में एक ऐसी विशेषता थी जिससे वह पिस्सू के पेट के अम्ल का सामना कर सकती थी, जिससे वह इतनी देर तक जीवित रह सकती थी कि पिस्सू से इंसानों में फैल सके। वह विशेषता कांस्य युग के पूर्वजों में नहीं थी। इतिहासकारों के सामने यह सवाल आया कि यह बीमारी पूरे महाद्वीप में कैसे फैली। मानव प्रवास संभव था, लेकिन बीमारी बहुत तेजी से फैलती दिखी। अगर यह बीमारी एक बस्ती से दूसरी में फैली होती तो समय के साथ इसमें बदलाव आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक ही प्रकार के जीवाणु उन कंकालों में पाए गए जो एक दूसरे से बहुत दूर थे। प्राचीन समय में बीमार व्यक्ति लंबी यात्रा नहीं कर पाता था। इस बीमारी को फैलाने वाला कोई और वाहक था। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ये शायद घोड़े हैं। इन्हें हाल ही में पालतू बनाया गया था और करीब एक ही समय अलग अलग आबादियों में लाए जा रहे थे। लेकिन अब तक प्राचीन घोड़ों में वाई पेस्टिस डीएनए का कोई भी निशान नहीं मिला है। हालांकि 2025 की एक स्टडी में पाया गया कि इसके लिए शायद कोई और जानवर जिम्मेदार था। उन्होंने प्राचीन भेड़ों के अवशेषों में उसी वाई पेस्टिस के निशान पाए जिससे इंसान संक्रमित हुए थे। इन भेड़ों को 4000 साल पहले काटकर खाया गया था। यह ऐसी आबादी में पाया गया जहां कोई बड़ा अनाज भंडार नहीं था। कोई वजह नहीं थी कि वहां चूहे होते, लेकिन उस आबादी ने भेड़ों को पाला था और ये भेड़ें बड़े चरागाहों में चर सकती थी, जिन्हें इंसान घोड़ों की मदद से संभाल सकते थे। इस प्राचीन संक्रमण पर अध्ययन जारी है और संभावना है कि ये रहस्य जल्द सुलझेंगे। नंबर 9। सैन्य कर्मियों ने दशकों से आकाश में अजीब रोशनी देखने की रिपोर्ट दी है और 2 पायलटों फेलिक्स मोंकला और रॉबर्ट विल्सन के गायब होने का अनसुलझा मामला भी इसका अपवाद नहीं है। ये घटना 23 नवंबर 1953 की रात को हुई थी। सभी रिपोर्टों के अनुसार वह एक तूफानी रात थी और यूएस एयर डिफेंस कमांड के सदस्य जो कनाडाई सीमा के पास तैनात थे तब संदिग्ध हो गए जब उन्होंने अपने रडार उपकरण पर एक विमान को पास आते हुए देखा। शुरुआत में अनुमान था कि वह शायद एक कनाडाई विमान है, लेकिन पुष्टि के लिए किन्ड्रोस एयरफोर्स बेस से F-89C स्कॉर्पियन जेट भेजा गया। विमान में फर्स्ट लेफ्टिनेंट फेलिक्स मोंकला पायलट और सेकेंड लेफ्टिनेंट रॉबर्ट विल्सन रडार मॉनिटर सवार थे। अगले कुछ महीनों में
चीजें काफी अजीब हो गई और यूएफओलॉजिस्ट्स के मुताबिक ये अब तक की सबसे अजीब सैन्य यूएफओ घटना बनी। ऐसा माना गया था कि विमान मिलना आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जेट के उड़ते ही विल्सन को रडार पर उसे ट्रैक करना मुश्किल हो गया, क्योंकि वह बार बार रास्ता बदल रहा था। ये सूचना ग्राउंड क्रू को मिली, जिन्होंने मोंकला को निर्देशित किया। उसने अपनी गति 500 मील प्रति घंटा कर दी और आखिरकार उस अज्ञात विमान के करीब पहुंचने लगा, लेकिन तब तक आधा घंटा बीत चुका था। ग्राउंड क्रू दूसरे विमान की तेजी देखकर हैरान रह गया और बेचैनी से देखते रहा जब जेट लक्ष्य के पास पहुंचने लगा। उन्होंने मोंगला को 25,000 फीट से 7,000 फीट तक नीचे आने को कहा और कीवी नो पॉइंट के तट से लगभग 70 मील दूर वे आखिरकार उस अज्ञात वस्तु के पास पहुंच गए। रडार पर तैनात सैन्य सदस्यों ने बताया कि उनकी स्क्रीन पर 2 ब्लिप्स एक दूसरे के करीब आने लगे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रडार पर मंकला और विल्सन का सिग्नल अचानक गायब होने से सभी में चिंता फैल गई। कुछ सेकंड बाद दूसरा यान अचानक दिशा बदलता है और उसका ब्लिप भी बिना स्पष्टीकरण गायब हो जाता है। अन्य यानों को तुरंत उस क्षेत्र में भेजा गया यह देखने के लिए कि क्या हुआ, लेकिन उन दोनों आदमियों का कोई सुराग नहीं मिला। अमेरिकी वायुसेना, कोस्ट गार्ड और कनाडाई वायुसेना ने खोज की, पर सफलता नहीं मिली। मीडिया को अपनी रिपोर्ट में सेना ने बताया कि उनके रडार पर 2 संकेत एक बिंदु पर आपस में मिलते हुए दिखे, जिसके बाद उनका जेट अचानक गायब हो गया, जैसे कि वो हवा में ही गायब हो गया हो। लेकिन बाद में उन्होंने बयान बदला और कहा कि रडार ऑपरेटर ने गलती की थी और मोंकला व विल्सन ने कनाडाई वायुसेना के C-047 विमान को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया था। उन्होंने कहा कि विमान अपने मार्ग से करीब 30 मील दूर प्रतिबंधित क्षेत्र में चला गया था। विल्सन और मोंकला के बारे में पूछने पर उन्होंने अनुमान लगाया कि पायलट को अचानक चक्कर आया, जिससे विमान लेक सुपीरियर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब दोनों मिशन पूरा कर बेस लौट रहे थे। कनाडाई सेना ने कहा कि यह कहानी झूठी है, क्योंकि उस रात उन्होंने कोई उड़ान नहीं भेजी थी और इसके अलावा मोंकला की पत्नी को पहले बताया गया कि उनका विमान झील में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और फिर यह कहा गया कि उनका विमान हवा में ही फट गया था। इस मिशन का जिक्र सेना के रिकॉर्ड से हटा दिया गया और घटना की पूरी व्याख्या नहीं हुई। कई लोग मानते हैं कि यह एक परग्रही यान से मुठभेड़ थी, लेकिन सच क्या है यह शायद कभी जनता को पता नहीं चलेगा, क्योंकि मिशन के रिकॉर्ड मौजूद नहीं हैं। नंबर 8, दशकों से एक प्राचीन मिस्र की कब्र के कोने में छुपा हुआ एक बिना शिलालेख वाला सर्कोफेगस मिस्रविदों के लिए रहस्य बना हुआ है। यह अनुमान लगाया गया था कि यह किसी सेवक या फिरो के पास दफनाए गए परिवार के सदस्य का है, लेकिन कब्र की सफाई के दौरान एक संयोग ने इस रहस्य का और दिलचस्प जवाब दे दिया। तानिस प्राचीन मिस्र की राजधानी थी। नाइल डेल्टा में यह मिस्र के तीसरे मध्यकालीन काल में महत्वपूर्ण हुआ। 1930 के दशक में किए गए व्यापक पुरातात्विक कार्यों ने ऐसे समाधि स्थल उजागर किए जो प्रसिद्ध वैली ऑफ द किंग्स के समाधि स्थलों की बराबरी करते थे। की गई खोजों ने 21वीं और 22वीं राजवंशों के प्रति हमारी समझ को बदल दिया। खोजी गई कब्रों में से एक फिरौन ओसोरको द्वितीय के लिए थी। ओसोरकोन 872 ईसा पूर्व में सत्ता में आए और वे 22वीं राजवंश का हिस्सा थे। उनकी कब्र प्राचीन काल में लूट ली गई थी, लेकिन ग्रेनाइट का सर्कोफेगस और कुछ कैनोपिक जार वही छोड़ दिए गए थे। यह पुरातत्वविदों के लिए उसकी पहचान करने के लिए काफी था, लेकिन यह अकेला सर्कोफेगस नहीं था। एक और सर्कोफेगस सामने वाले कक्षों में से एक में मिला था। यह ग्रेनाइट का बड़ा सर्कोफेगस था, जिस पर कोई शिलालेख नहीं था। कमरे में कोई कैनोपिक जार नहीं था। इसका मतलब था पुरातत्वविदों के पास यह पता करने का तरीका नहीं था कि वहां किसे दफनाया गया था। समय के साथ उस गुमनाम सर्कोफेगस को भुला दिया गया। कुछ कब्रों में महत्वपूर्ण अधिकारियों या परिवार के सदस्यों के अवशेष होते थे और यही सबसे अच्छा अनुमान था कि वह सर्कोफेगस किसका था। हाल के वर्षों में
मिस्रविदों ने टैनिस के अवशेषों को संरक्षित करने पर ध्यान दिया है। इसमें जमीन के ऊपर और नीचे दोनों जगहों की सफाई का काम शामिल था और एक टीम पुरातत्वविदों को ओसोरकों की कब्र में इस कार्य के तहत भेजा गया था। रहस्यमय कक्ष के एक कोने में सफाई करते समय उन्हें उशाप्ती मूर्तियों का एक भंडार मिला। इन मूर्तियों को दफन व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनकी सहायता करने वाले सेवकों का प्रतीक माना जाता है। इनमें से करीब 225 मूर्तियां कक्ष के कोने में करीने से रखी मिली, जो गाद की परतों से ढकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें हजारों सालों से नहीं छुआ गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन मूर्तियों पर शिशक तृतीय का उल्लेख किया गया था। शिशक ओसोरको के उत्तराधिकारी थे और करीब 40 साल शासन किया। वह अशांत समय में सत्ता में आए और सिंहासन के दावेदारों से संघर्ष किया। आखिरकार वे विजयी हुए और शहर की वास्तुकला में अपनी छाप के लिए प्रसिद्ध हैं। उशाबती मूर्तियां और कुछ अन्य अपूर्ण शिलालेखों के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि रहस्यमय सरकोफेगस शिशाक का था। इसमें कुछ हद तक बात समझ आती है, लेकिन खास बात यह है कि मिस्रविद पहले ही शिशाक तृतीय की कब्र खोज चुके थे। वह कब्र पास ही स्थित थी और उसमें भी 2 सरकोफेगस थे। मिस्रविदों ने शिशाक तृतीय की कब्र में शिलालेख देखे, जिनमें उसके उत्तराधिकारी शिशाक चतुर्थ का उल्लेख था। उन्हें और सबूत मिले कि कब्र की वस्तुएं पूर्व शासक के लिए नहीं थीं। छाती इतनी छोटी थी कि उसमें उसकी कैनोपिक जार्स नहीं आ सकती थी और कुछ देवताओं के विशेषण तीसरे की कब्र बनने तक नहीं इस्तेमाल होते थे। ये साफ था कि चौथे शासक ने इसे कब्जे में लिया, पहले शासक का पता नहीं था। नई खोज ने 2 रहस्यों को सुलझा दिया। शिशक तृतीय के साथ क्या हुआ और रहस्यमय सरकोफेगस किसका था, लेकिन इसने और भी ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। शायद भविष्य में टैनिस पर शोध और खोजें ही इन रहस्यों को सुलझा सकेंगी। नंबर 7, ये हमेशा परेशान करने वाला होता है जब कोई ऐसा सबूत मिलता है कि जिसे मृत मान लिया गया है वो असल में कहीं जीवित है। उसके दोस्तों और परिवार को इसकी खबर भी नहीं होती। हर्शेल ग्रीन्सपैन के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जीवित बचने की बात कभी निर्णायक रूप से साबित नहीं हुई, लेकिन एक फोटो से ऐसा प्रतीत होता है। ग्रीन्सपैन हनोवर जर्मनी के थे, लेकिन 1913 के नागरिकता कानून के कारण वे कभी जर्मन नागरिक नहीं बन पाए, क्योंकि नागरिकता जर्मनी में जन्मे उन्हीं बच्चों को मिलती थी जिनके दोनों माता पिता भी वहीं जन्मे हों। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वह अपने परिवार के साथ पोलैंड के नागरिक बन गए। हनोवर में घोषणा हुई कि जर्मनी के सभी पोलिश यहूदियों को गिरफ्तार किया जाएगा, जिसमें ग्रीन्सपैन का परिवार भी 12,000 हिरासत में लिए गए लोगों में शामिल था। उनकी संपत्ति और जमीन जब्त कर ली गई और उन्हें ट्रेन से पोलैंड लौटने को मजबूर किया गया। सीमा पर पहुंचने के बाद उन्हें शहर तक पहुंचने के लिए लगभग 2 मील पैदल चलना पड़ा, लेकिन उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं मिली और उन्हें सीमा पर ही रहना पड़ा, जहां रेड क्रॉस ने उनकी देखभाल की। हालात बहुत खराब थे, कई लोग बीमार हो गए। ग्रीन्सपैन अब यह व्यवहार सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई। पैसे जुटाकर उन्होंने बंदूक खरीदी और पेरिस में जर्मन दूतावास गए। उन्होंने दूतावास अधिकारी से मिलने की मांग की, ये कहते हुए कि वह जासूस है और उनके पास जरूरी जानकारी है। उन्होंने कहा कि वह जानकारी सिर्फ राजदूत को देंगे, जिन्हें महामहिम कहा, लेकिन उन्हें जूनियर अधिकारी अर्न्स्ट वॉन रात से ही बात करनी पड़ी। उन्हें वॉन रात के कार्यालय में ले जाया गया, जहां उनसे उस जानकारी पर चर्चा करने के लिए कहा गया, लेकिन इसके बजाय ग्रीन्सपैन ने अपना हथियार निकाला और गोली चला दी। उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया गया और उन्होंने अपराध कबूल किया। ग्रीन्सपैन अपने जल्दबाजी में किए गए कामों के लिए कुछ हद तक मशहूर हो गए और उन्होंने पेरिस की फ्रेनेस जेल में रहते हुए कई इंटरव्यू दिए। अभियोजन पक्ष ने उन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए जर्मनी वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन फ्रांसीसी सरकार ने इनकार कर दिया। आखिरकार उन्हें बरगास स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन जब उन्हें और कुछ अन्य कैदियों को वहां ले जाया जा रहा था तो उन पर जर्मन विमानों ने हमला कर दिया। अराजकता के दौरान कुछ कैदी भागने में सफल रहे और यह माना गया कि ग्रीन्सपैन भी उनके साथ शामिल हो गए,
क्योंकि वे उन लोगों में शामिल नहीं थे जो आखिरकार बरगास पहुंचे। अगर उन्हें पता होता तो शायद वे भाग जाते, लेकिन वे पैदल बरगास गए और पुलिस के हवाले हो गए, बताते हुए कि हमले के बाद बाकी कैदियों के साथ उन्हें नहीं ले जाया गया। उन्हें टूलूज़ में कैद किया गया, लेकिन जर्मन अब भी उनकी तलाश में थे। फ्रांस के आत्मसमर्पण के बाद उन्होंने ग्रिन्स्पेन को सौंपने की मांग की, हालांकि उसे जर्मन नागरिकता नहीं दी गई थी। फ्रांसीसी सरकार ने इस मांग का विरोध नहीं किया और ग्रिन्स्पेन को प्रिंस अल्ब्रेक्ट स्ट्रासे में कैद कर दिया। आखिरकार उसे मैग्डेबर्ग भेजा गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ यह पता नहीं चला। कुछ लोग मानते हैं कि वह हिरासत में ही मरे, जबकि अन्य का अनुमान है कि वह युद्ध के दौरान जीवित रहकर पेरिस चले गए। इस सिद्धांत को 1946 में एक फोटो के सामने आने से और बल मिला, जिसमें एक व्यक्ति दिख रहा था जिसे कई लोगों के अनुसार ग्रिन्स्पेन था। यह फोटो जर्मनी में ली गई थी, हालांकि पुष्टि नहीं हुई कि ये ग्रिन्सबर्ग ही थे। कई लोग मानते हैं कि वह जर्मन अधिकारियों से बचकर लंबा जिए। नंबर 6। सदियों से ऑस्ट्रिया के एक छोटे से चर्च में रखी एक अजीब ममी पर्यटकों और उन लोगों को आकर्षित करती रही है जो इस अनोखे रहस्य की तह तक जाना चाहते हैं। नई रिसर्च से पता चला है कि एयरड्राइड चैपलिन मम्मी कैसे बनी और असल में वो कौन था। करीब 1850 के आसपास ब्लासेंस्टे में सेंट थॉमस चर्च की क्रिप्ट में रखी एक अनोखी मम्मी के बारे में पहली ज्ञात साहित्य प्रकाशित हुई थी। ये बस एक छोटा सा उल्लेख था जिसमें 2 सूखे अवशेषों का जिक्र था जो शायद पूर्व पादरी थे। तब से उन 2 शवों में से एक पर और भी जानकारी प्रकाशित हुई है। यहाँ तक कि उस समय भी हवा में सूखकर संरक्षित हो गए पादरी स्थानीय क्षेत्र में अच्छी तरह से जाने जाते थे। आमतौर पर जब अवशेषों को जानबूझकर मम्मी बनाया जाता है तो अवशेषों में किसी तरह की चीरा लगाया जाता है, लेकिन इस मम्मी पर कोई चीरा नहीं था। ऐसा लगा जैसे वह सूखकर प्राकृतिक रूप से संरक्षित हो गया हो। हवा में सूखकर संरक्षित हुए पादरी कैसे मम्मी बन गए, यह इस मम्मी से जुड़े रहस्यों में से एक था। दूसरा रहस्य था कि वे असल में कौन थे। काफी समय से अफवाह थी कि ये अवशेष फ्रांज ज़ावेरशिल्डर वॉन रोजेनेक के हैं। वॉन रोजेनेक एक पादरी थे जिनका संबंध एक कुलीन परिवार से था और जिनका निधन 1700 के दशक में हुआ था। मम्मी के प्रति जिज्ञासा के कारण 2000 में उसका एक्सरे कराया गया। एक्सरे से यह पता नहीं चला कि मम्मी को कैसे संरक्षित किया गया था, लेकिन इससे यह संकेत मिल सकता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई थी। उस व्यक्ति की बाईं निचली आंत में एक छोटा गोल वस्तु पाई गई थी। ये अनुमान लगाया गया था कि ये किसी प्रकार की कैप्सूल हो सकती है जिसमें कभी जहर भरा हुआ था। कब्र गृह में पानी रिसने से वैज्ञानिकों को अवशेषों की फिर से जांच का मौका मिला और एक चौंकाने वाली खोज हुई। मम्मी का सीटी स्कैन हुआ जिससे एक्सरे से ज्यादा जानकारी मिली। उस रहस्यमय व्यक्ति के शरीर में नाजुक कपड़े, लकड़ी की छीलन और टहनियां भरी थी। यह सामग्री उसकी छाती और पेट में भरी हुई थी, जिससे शायद यह समझाया जा सकता है कि यह हिस्सा उसके सिर और पैरों की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह से सुरक्षित था। लेकिन फिर भी कोई चीरा नहीं दिख रहा था, इसलिए प्रवेश का कोई और तरीका ढूंढना था। करीब से जांच करने पर पता चला कि यह सामग्री निचली पाचन नली के रास्ते डाली गई थी। यह पहली बार था जब शव संरक्षण की इस विधि को देखा गया था। कुछ सामग्री हटाई गई जिससे कढ़ाई वाला कपड़ा, लिनन और रेशम दिखा। मुझे वह छोटी गोल वस्तु मिली जिसे मैंने कांच के मनके के रूप में पहचाना, जो संभवतः शव संरक्षकों द्वारा पहनी गई किसी वस्तु से गिरी थी। ऊतक नमूने लिए गए और उनके विश्लेषण से उस व्यक्ति के जीवन की कई जानकारियां मिली। वे 1700 के दशक में जीवित थे और 30 साल की उम्र में चल बसे। संकेत मिले कि वह पाइप चबाते थे और फेफड़ों की गंभीर क्षति से लगता है कि शायद उन्हें टीबी थी। उन्होंने अपने जीवन भर अच्छा भोजन किया, लेकिन अंत के समय उनके आहार में बदलाव आया था। ये शायद बीमारी या उपलब्ध भोजन की मात्रा में बदलाव के कारण हुआ। हवा में सूखे चैपलिन की पहचान और उसे कैसे संरक्षित किया गया, यह रहस्य सुलझ गया है, लेकिन संरक्षण का कारण अब भी रहस्य है। संभव है कि उन्हें संरक्षित करने का उद्देश्य
अवशेषों को वॉन रोसेनेक के गृहनगर ले जाना था, लेकिन ये योजना छोड़ दी गई। एक और सिद्धांत यह है कि संरक्षण का उद्देश्य बीमारी के फैलाव को रोकना था, खासकर अगर वह वास्तव में तपेदिक से मरे थे। नंबर 5। सर चार्ल्स किंग्सफोर्ड स्मिथ का रहस्यमय मामला 1935 का है, और चूंकि वो कभी नहीं मिले, इसलिए उनका मामला आज भी एक अनसुलझा ऑस्ट्रेलियाई रहस्य बना हुआ है। स्मिथ ने अपने जीवन काल में काफी नाम कमाया था, क्योंकि उन्हें एक विशेषज्ञ विमान चालक के रूप में देखा जाता था, जिनमें काफी आकर्षण था। उनका करियर कई ऐसे कारनामों से भरा था जिन्हें पहले किसी ने पूरा नहीं किया था, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के पूरे क्षेत्र में बिना रुके उड़ान भरना, ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड तक उड़ान भरना, फिर ऑस्ट्रेलिया से लंदन तक जाना और प्रशांत महासागर की पहली पूर्व दिशा में पार करने वाली उड़ान पूरी करना। इनमें से हर एक कारनामा अपने आप में अद्भुत है, लेकिन 1935 में हुई घटनाओं ने इन सबको पीछे छोड़ दिया। ये सब 7 नवंबर को शुरू हुआ, जब स्मिथ ने लंदन से ऑस्ट्रेलिया लौटने का निर्णय लिया। इस समय तक स्मिथ, जिन्हें दोस्त स्मिथी कहते थे, 38 साल के थे और उन्होंने टॉमी पेथर ब्रिज को इस उड़ान में साथ ले जाने का फैसला किया। शाम होते ही दोनों ने लेडी साउदर्न क्रॉस नामक सिंगल इंजन विमान में उड़ान भरी। उन्होंने भारत के इलाहाबाद में ईंधन भरने के लिए रुके, जिसके बाद वे सिंगापुर के लिए रवाना हुए। उन्हें हवा में देखा गया जब वे एक अन्य पायलट जिमी मेलरोज के पास से उड़ते हुए गुजरे, जिन्होंने तुरंत इस मुलाकात की सूचना दी, क्योंकि वे मशहूर जोड़ी से मिलकर बहुत उत्साहित थे। कहा जाता है कि गायब होने से पहले स्मिथ और पेथर ब्रिज को आखिरी बार मेलरोज ने ही देखा था। ये उल्लेखनीय है कि जब स्मिथ युवा थे और बॉन्डी बीच के ऊपर उड़ान भरते समय अपनी जान लगभग खो बैठे थे, तो उसके बाद उन्हें जल भय एक्वाफोबिया हो गया था। इसका मतलब था कि जब भी वह पानी के ऊपर उड़ान भरते थे, उन्हें घबराहट के दौरे पड़ने की संभावना रहती थी। हालांकि यह अज्ञात है कि इसका उनके गायब होने से संबंध था या नहीं। संभावना कम है, क्योंकि उनके साथ सह पायलट था जो नियंत्रण संभाल सकता था। जब दोनों मंजिल तक नहीं पहुंचे, तो इस पर कई सिद्धांत आए कि उनके साथ क्या हुआ। अधिकांश लोगों ने माना कि उनका विमान म्यांमार के आई आइलैंड पर ऊंचे पेड़ों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और इसके ठोस कारण थे। स्मिथ जिस नक्शे का इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें वह द्वीप अभी तक शामिल नहीं था, इसलिए हो सकता है कि वे भूल गए हों कि वह उनके रास्ते में है। इसके अलावा विमान का एक लैंडिंग गियर द्वीप पर जोड़ी के गायब होने के करीब 18 महीने बाद मिला। उनके लापता होने के 3 महीने बाद एक अन्य विमान चालक ने बताया कि उसने द्वीप पर कई ऊंचे पेड़ देखे जो बीच से टूटे हुए थे, लेकिन चूंकि और कोई मलबा नहीं मिला, इसलिए यह निर्धारित नहीं किया जा सका कि यह स्मिथ के विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हुआ था या नहीं। कुछ लोगों के अनुसार लैंडिंग गियर बहकर द्वीप पर आया। असल में स्मिथ का विमान बहुत दक्षिण में गिरा था। तब से इतिहासकार इयान मैकेंजी समेत कई लोगों ने द्वीप की और खोज की, लेकिन सफलता नहीं मिली। चूंकि और कुछ नहीं मिला, स्मिथ और पेथर ब्रिज की गुमशुदगी कभी सुलझ नहीं पाई और उस रात की घटनाएं शायद कभी सामने ना आ सके। नंबर 4। चोरी होने से पहले भी ब्रेगुएट 160 को घड़ियों की मोनालिसा कहा जाता था। जब ये बिना किसी सुराग के गायब हो गई, अंतरराष्ट्रीय खोज अभियान चला, पर इसे मिलने में 20 साल से ज्यादा लगे। ब्रेगुएट 160 एक घड़ी थी जिसे अब्राहम लुई ब्रेगुएट ने बनाया, जो अपने समय के शीर्ष घड़ी साजों में थे। यह रानी मैरी एंटोनेट के लिए बनाई गई थी, लेकिन किसने आदेश दिया, यह आज भी रहस्य है। ब्रेगुएट से कहा गया था कि खर्च की कोई चिंता न करे और जितना समय लगे उतना ले, ताकि सबसे सुंदर और तकनीकी रूप से उन्नत घड़ी बनाई जा सके। यह घड़ी 1827 तक पूरी नहीं हुई थी, जब तक कि रानी और ब्रेगुएट दोनों का निधन हो चुका था। 100 सालों तक यह घड़ी कई संग्राहकों के पास रही। अंत में वीरा ब्राइस सालोमा को मिली, जिन्हें अपने पिता से घड़ी संग्रह विरासत में मिला था। सालोमा प्रथम विश्व युद्ध के बाद यरूशलेम में बसने वाली नर्स थीं। उन्होंने एले मेयर म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट की स्थापना की और घड़ी संग्रह सहित कई वस्तुएं दान की। 7 अप्रैल 1983 की सुबह संग्रहालय के कर्मचारियों ने एक भयावह खोज की। वहां चोरी हुई थी और सैकड़ों वस्तुएं चुरा ली गई थी, जिनमें मैरी एंटोनेट घड़ी भी शामिल थी। चोर या चोरों ने
एक छोटी खिड़की से घुसपैठ की, जिसमें से मुश्किल से एक वयस्क घुस सकता था। चोरी की रात ड्यूटी पर 2 गार्ड थे, लेकिन पता चला कि वे उस समय सो रहे थे। वहां अलार्म था, लेकिन खराब था। बड़ा खोज अभियान चला। पुलिस ने ज्ञात चोरों से पूछताछ की। इनमें से एक आदमी था जिसका नाम नामान डीलर था। डीलर ने पहले तेल अवीव बैंक में एक साहसी चोरी की थी और वह एक संभावित संदिग्ध लग रहा था, लेकिन उसके पासपोर्ट से पता चला कि वह तब देश से बाहर था। जांच के लिए बहुत कम सुराग थे, इसलिए मामला ठंडे बस्ते में चला गया। ऐसा तब तक था जब तक 2008 में एक वकील ने संग्रहालय से संपर्क किया। वे अमेरिका में रहने वाली एक महिला के लिए काम कर रहे थे जो गुमनाम रहना चाहती थी। उसके पास कई चोरी की घड़ियां थी जिन्हें वो संग्रहालय को बेचने की सोच रही थी। एक सौदा तय किया गया और मैरी एंटोनेट घड़ी उन घड़ियों में से एक थी जो वापस की गई थी। पुलिस को जल्द ही इस सौदे के बारे में पता चल गया और एक जांच शुरू की गई। उस महिला का नाम नीली शेमरात था, जो डीलर की विधवा थी। डीलर ने मरने से पहले अपराध स्वीकार कर अपनी सारी जमा पूंजी उसे दे दी थी। घड़ियों के फिर से प्रदर्शन पर रखे जाने के बाद अब बस यही रहस्य है कि डीलर ने अपराध क्यों किया। उसने कुछ घड़ियां ही बेची। जांचकर्ताओं को लगता है वह केवल यह दिखाना चाहता था कि वह ऐसा कर सकता है। शुरुआत में सुमेरियन राजा सूची को सिर्फ सभ्यता की पौराणिक कथाओं के पात्रों और जीवों तक सीमित माना जाता था, लेकिन डीएनए विश्लेषण की मदद से हुई खोजें कुछ और ही साबित कर सकती हैं, जिससे इस अजीब खोज में और भी रहस्य जुड़ जाता है। सूची में सबसे पहला नाम 2,26,000 साल पहले का है, जो अजीब लग सकता है क्योंकि इतिहासकारों का मानना है कि उस समय सभ्यताएं मौजूद नहीं थी। माना जाता है कि सुमेरियन सभ्यता 5400 ईसा पूर्व शुरू होकर 600 साल बाद खत्म हो गई थी। राजाओं की सूची सैकड़ों हजारों साल पहले से शुरू होने के कारण इतिहासकार उलझन में हैं। इसके बाद 1817 ईसा पूर्व तक सुमेर पर शासन करने वाले राजाओं की सूची है। जैसा कि अपेक्षित है, नाम सुमेरियन भाषा में लिखे गए हैं और ये उन मिट्टी की तख्तियों पर उकेरे गए हैं जो प्राचीन मेसोपोटामिया में मिली थी, जिसे अब दक्षिणी इराक के नाम से जाना जाता है। इस सूची को 20वीं सदी की कई खुदाइयों में पाया गया था और इसका पहला टुकड़ा जर्मन अमेरिकी विद्वान हर्मन हिल्प्रेक्ट ने खोजा था। उन्होंने यह खोज 1900 के दशक के अंत में की थी और बहुत शोध करने के बाद उन्होंने 1906 में अपनी खोज प्रकाशित की थी। 1911 में जीन विंसेंट शिएले ने और टुकड़े खोजे और वर्षों में मिट्टी के नीचे से कुल 18 टुकड़े बरामद किए गए। ये एक महान बाढ़ का वर्णन करता है जो बाइबल की बाढ़ जैसी थी और हजारों साल पहले उसी क्षेत्र में हुई थी, लेकिन अब भी पता नहीं यह काल्पनिक है या ऐतिहासिक। सुमेरियन राजाओं की सूची अजीब है क्योंकि बाढ़ से पहले जिन राजाओं का जिक्र है उनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने हजारों वर्षों तक शासन किया, जो असंभव लगता है। उल्लेखित 8 राजाओं ने कुल मिलाकर 3,41,200 वर्षों तक शासन किया, जिसके कारण कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि यह सूची या तो काल्पनिक है या उस युग की पौराणिक कथाओं का वर्णन कर रही है। राजा एन्मुलुअन्न का शासन 43,200 वर्ष और राजा कालीउगा का शासन 4,32,000 वर्ष बताया गया है। पौराणिक कथाओं के सिद्धांत को बल मिला क्योंकि 432 संख्या का रहस्यवाद में इतिहास भर उपयोग हुआ है। ये संख्या वाइकिंग्स, माया और प्राचीन यूनानियों के लिए भी खास थी, लेकिन दूसरों के पास इसका एक अधिक तार्किक स्पष्टीकरण है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये संख्याएं सुमेरियन की आधार 60 प्रणाली का उपयोग करने वाले एक सूत्र में कूटबद्ध हैं। इसे सूची पर लागू करने पर बाढ़ से पहले के इन राजाओं का शासनकाल कहीं अधिक तर्कसंगत लगता है। बाढ़ के बाद के राजाओं पर यह प्रणाली लागू करने पर विफल हो जाती है। सूची के अनुसार बाढ़ का पानी उतरते ही सुमेरियन राजशाही स्वर्ग से आकर किश नगर में स्थापित हुई। इस अवधि के बाद जिन कुछ राजाओं का उल्लेख किया गया है उनमें नांगिश नुंगिश लिश्मा शामिल है, जिन्होंने 670 वर्षों तक शासन किया, और जुकाकीप
जो 900 वर्षों तक राजा रहे। कुछ इतिहासकारों ने इन लंबे शासनकालों की तुलना बाइबिल में वर्णित राजाओं से की है, जिनके बारे में भी कहा जाता है कि वे सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहे। कुछ लोगों ने तो यहां तक सुझाव दिया है कि यह सूची किसी न किसी तरह उन राजाओं से जुड़ी हुई है, लेकिन यह सिद्ध नहीं हुआ है। कुल मिलाकर बाढ़ के बाद के राजाओं ने 24,510 साल 3 महीने और 3.5 दिन तक शासन किया। इसके बाद राजशाही उरुक और इराक के अन्य क्षेत्रों में चली जाती है। सूची में आगे बढ़ती तारीखों के साथ अधिकतर राजाओं का शासनकाल छोटा होता है, सिवाय कुछ के जिन्हें सदियों तक राज करने वाला कहा गया है। लंबे समय तक माना गया कि सुमेरियों ने पहली मानव सभ्यता बनाई थी, लेकिन एक व्यक्ति जिसका नाम अल्बर्ट पेरी था, उसके द्वारा दिए गए सैंपल पर किए गए डीएनए टेस्ट की वजह से पता चला कि उसका डीएनए लगभग 3,38,000 साल पहले रहने वाले एक पूर्वज तक पहुंचता है, जिसे असंभव माना जाता था और आज भी कई लोग इसे असंभव मानते हैं। इसलिए बहुत से लोग अब भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि इस सूची में शामिल राजा सच में हजारों साल तक जीवित रहे होंगे, लेकिन फिलहाल जब तक और जानकारी सामने नहीं आती, इसे संदेह के साथ ही लिया जा रहा है। नंबर 2, दूसरे विश्व युद्ध के अंत के बाद से ही उन अनगिनत जहाज़ों और पनडुब्बियों को खोजने की लगातार कोशिश की जा रही है जो उस संघर्ष में डूब गई थी। 2025 के अंत में फ्रांस और स्पेन की संयुक्त टीम ने एक ऐसा मलबा खोजा जिसे इतिहासकार लंबे समय से नहीं समझ पा रहे थे। लेतुआं एक फ्रांसीसी पनडुब्बी थी जो युद्ध से पहले बनाई गई थी। रिकॉर्ड से पता चलता है कि इसे ऑपरेशन टॉर्च के दौरान, जो मित्र देशों द्वारा फ्रेंच उत्तरी अफ्रीका पर आक्रमण था, स्पेन और उत्तरी अफ्रीका के बीच कहीं डुबो दिया गया था, लेकिन इसका सटीक स्थान लंबे समय तक एक रहस्य बना रहा। 8 नवंबर 1942 को एक हमला शुरू हुआ। लेतुइन कासाब्लांका में मरम्मत के बाद ड्राई डॉक से निकला था और उस समय ठीक से हथियारबंद नहीं था। नाव पर अमेरिकी तोपखाने के हमले में कमांडिंग ऑफिसर मारे गए। कार्यकारी अधिकारी ने कमान संभाली और जवाबी कार्रवाई का कोई तरीका न होने पर पनडुब्बी को गोता लगाने को तैयार किया। लेटोना किसी तरह जंग से बच निकली, लेकिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई अन्य घायल हो गए। साथ ही पनडुब्बी भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुई। वह मरम्मत के लिए कैसाब्लांका लौटी, लेकिन चालक दल जानता था कि उन्हें टुला और सुरक्षा के लिए लौटना होगा। पनडुब्बी ने स्पेन की ओर यात्रा शुरू की, लेकिन साफ था कि वे टुला तक नहीं लौट पाएंगे। अधिकांश चालक दल ने जहाज छोड़ा, कुछ ही बचे थे। कप्तान ने लेस लेतोना को डुबोने का निर्णय लिया। जानबूझकर डुबोने का मतलब था कि तकनीक दुश्मनों तक ना पहुंचे। जहाज पर मौजूद सभी लोगों को एक स्पेनिश ट्रॉलर ने बचा लिया और उन्होंने युद्ध के बाकी समय स्पेन में नजरबंद रहकर बिताया। युद्ध के बाद इस अंतिम यात्रा की कई रिपोर्टें दर्ज की गईं। विरोधाभासी विवरणों के कारण शोधकर्ताओं को जहाज ढूंढना मुश्किल हो गया। 2025 में शोधकर्ताओं ने बड़ी सफलता पाई। नाविकों के रिश्तेदारों के पास अभी भी उनके द्वारा रखे दस्तावेज जैसे जहाज की लॉगबुक मौजूद थे। शोधकर्ताओं को इससे सटीक क्षेत्र मिला और खोज को नई दिशा मिली। दिसंबर 2025 की शुरुआत में कार्डिज विश्वविद्यालय के साथ काम कर रही फ्रैंको स्पेनिश शोधकर्ताओं की टीम ने आखिरकार वह खोज लिया जिसकी वे तलाश कर रहे थे। टीम ने कार्डिज तट के पास पानी में मल्टी बीम साउंडर से खोज की और अंततः समुद्र तल पर कुछ पाया। वह वस्तु समुद्र तल में आंशिक रूप से धसी थी, लेकिन उसकी लंबाई और आकार ले टॉनेर से काफी मिलते थे। शोधकर्ताओं ने डाइविंग कियोस्क, तोप और घूमने वाले टॉर्पीडो देखकर इसे लापता पनडुब्बी के रूप में पहचाना। लो टोनेर की स्थिति स्पष्ट होने पर टीम ने तय किया कि पनडुब्बी सतह पर नहीं लाई जाएगी। इसके बजाय ये एक युद्ध कब्र और ऐतिहासिक स्थल के रूप में कार्य करेगी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के एक शायद ही कभी स्वीकार किए गए अध्याय की याद दिलाएगी। नंबर 1, माल्टा के एक पुरातात्विक स्थल ने शोधकर्ताओं को चकित कर दिया है, क्योंकि वे नहीं जान पाए कि इसे किसने बनाया या लोग इसका उपयोग किस लिए करते थे। यह स्थल हल सफ्लिएट
हाइपोजियम कहलाता है, जो माल्टा के वैलेटा के ग्रैंड हार्बर के पास है। इसकी खोज का इतिहास अनोखा है क्योंकि यह पूरी तरह संयोग से मिला और किसी को इसके अस्तित्व की जानकारी नहीं थी। 1902 में एक पत्थर काटने वाले को वहां मकान बनाने का काम मिला और वह इमारतों की नींव डाल रहा था। जब वो जमीन में खुदाई कर रहा था तो उसने गलती से हाउस अथॉलियन की छत के हाइपोजियम को तोड़ दिया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने अभी अभी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक खोज कर ली है। जब उस स्थल का सर्वेक्षण किया गया तो पाया गया कि इमारत के ऊपरी हिस्से का अधिकांश भाग पहले से शुरू हो चुके निर्माण कार्य के कारण नष्ट हो चुका था, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ था क्योंकि जल्दी ही ये सामने आया कि निचले हिस्से अभी भी सुरक्षित हैं। खुदाई तुरंत शुरू हो गई और 1903 में यह स्थल एक आम नागरिक की संपत्ति बन गया। अगले 8 वर्षों में पुरातत्वविदों ने परिसर के हिस्से उजागर किए और पाया कि यह 3 अलग अलग स्तरों पर बना था। इतिहासकारों को इस जटिल संरचना के बारे में समझ नहीं आ रहा था क्योंकि यह एक ऐसी भूल भुलैया जैसी लग रही थी जो अलग अलग कमरों की ओर ले जाती थी। उन्हें परिसर में गलियारे और छोटे छोटे कोने भी मिले, लेकिन वे ये नहीं समझ पाए कि इन कमरों का उपयोग किस लिए किया जाता था। पूरी भूल भुलैया को चूना पत्थर से बहुत ही बारीकी से तराशा गया था और जो कुछ काम किया गया था उसमें किया गया कुछ काम बेहद उच्च गुणवत्ता का पाया गया। कुछ पत्थर का काम बेहद सटीक था और हमें नहीं पता कि हजारों साल पहले आदिम औजारों से यह कैसे हुआ। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, अलग अलग खुले क्षेत्रों में कई गोल गड्ढे मिले और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इन क्षेत्रों का उपयोग पूजा समारोहों के दौरान किया जाता था। हाउस सफलिएट के हाइपोजियम की अनोखी बनावट के कारण कुछ लोग इसके उद्देश्य पर अलग थ्योरीज रखते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह निर्माण विधि परिसर की ध्वनिक विशेषताओं बढ़ाने के लिए चुनी गई थी क्योंकि कक्ष विशिष्ट आवृत्ति परासों के अनुरूप सटीक बनाए गए लगते हैं। अगर ऐसा है तो हाउस सफलिएट का हाइपोजियम शायद सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक हो सकता है जिसे वाद्य यंत्रों की ध्वनि को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था। जहां यह संरचना अपने आप में रहस्यमयी है, वहीं वहां पाए गए कुछ अवशेष भी काफी अजीब हैं। इनमें एक मूर्ति है जिसे द स्लीपिंग लेडी कहा जाता है। यह मूर्ति प्रकृति माता का प्रतीक मानी जाती है या कुछ के अनुसार जीवन के अंत का संकेत देती है। यह स्थल जो 4000 से 2500 ईसा पूर्व के बीच का है और अधिक अध्ययन के योग्य है और खुदाई संभवतः लंबे समय तक जारी रहेगी। उम्मीद है शोध इन रहस्यमय लोगों और उनके जीवन के तरीके पर और जानकारी देगा। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया उस लाइक बटन को जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि सभी नए वीडियो की जानकारी मिले। मेरा नाम टॉप 5 अननोन्स है। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा।